move to the next? Hello. Yeah. Hi. Hi. Good evening, everyone. तो आज का मेरा जो मैं डॉक्टर नील हाई एंड आज का जो मेरा टॉक रहेगा वुड बी ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ लैब वैल्यूज़ इन डायलिसिस पेशेंट्स. तो आज का जो मेरा टॉक रहेगा वुड बी ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ बेसिक लैब वैल्यूज़ इन डायलिसिस पेशेंट्स. एज डॉक्टर राव सर, डॉक्टर केयूर दवे ने बताया कि नेफ्रोलॉजिस्ट इंटरमिटेंटली आते रहते, बट यू आर द प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ऑल पेशेंट्स. सो जो लैब वैल्यूज़ हम आते हैं, देयर कुड बी सम अलार्म्स एवरी टाइम जो कैन विच अगर आप देखें यू विल रियलाइज एंड दैट यू कुड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द नेफ्रोलॉजिस्ट एंड दैट वुड डेफिनेटली हेल्प आवर पेशेंट्स. सो वी स्टार्ट विद आवर केस. एक पेशेंट है हमारी खतरा सिंह, 68-year-old पेशेंट जो डायलिसिस पे है. ही हैज़ बीन इनिशिएटेड ऑन डायलिसिस सिंस 2 weeks वाया अ टेम्परेरी कैथेटर ऑन द राइट साइड और आपके सेंटर में आए हैं. नोन केस ऑफ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन सिंस 25 years. वो कुछ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ले रहे शुगर कंट्रोल के लिए. ही इज़ अनेबल टू ईट वेल एंड अनेबल टू स्लीप वेल ऑल्सो. So now what are his lab parameters? उनका यूरिया लेवल इज 230 which is an alarm. Creatinine 12, sodium 126, potassium level भी ज़्यादा है 6.8, calcium is on the lower side, albumin is also on the lower side और blood urea nitrogen level भी उनका on the higher side है 142. So in this report जो आप देखेंगे there are multiple reports जो abnormal है and these all should trigger an alarm bell in us कि ये levels are not normal and much higher than normal in fact. उनके जो अदर पैरामीटर्स है उसमें उनका शुगर थोड़ा लोअर साइड पे है, लिवर फंक्शन नॉर्मल है एंड हीमोग्लोबिन लेवल इज वेरी लो 6.8. ऑल्सो उनका जो हमने HIV, HbSAg और HCV का टेस्ट किया है उसमें उनका HCV एंटीबॉडी पॉजिटिव आया है एंड उनका HCV RNA में मल्टीपल कॉपीज भी डिटेक्टेबल है. सो दिस इज एन HCV पॉजिटिव पेशेंट. तो इन आवर दिस सेंटर वे यू आर एट वी आर डूइंग डायलिसिस फॉर सच पेशेंट्स. उनका दूसरा पैराथोराइड लेवल इज ऑल्सो कम वेरी हाई. जो आयरन का लेवल है दैट इज कम वेरी लो, ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन, फेरिटिन लेवल भी लो आया है और उनके मोशन स्टूल्स में भी ब्लड जा रहा है. So this patient is continued on dialysis via the temporary catheter and after 3 weeks पेशेंट को रिपीटेड डायलिसिस फ्लो का इशू है. हमने कैथेटर भी चेंज किया है बिकॉज उनको फीवर आ रहा था. उनका जो कैथेटर का इन्फेक्शन भी ट्रीट हुआ है एंड एक बार इन्फेक्शन सेटल हुआ एक परमानेंट HD कैथेटर पे उनको प्लेस करके 3 times a week डायलिसिस पे रखा है. नाउ आफ्टर 3 months दिस पेशेंट इज कंफर्टेबल एंड नाउ हैज कम एंड आफ्टर 3 months हमने ये टेस्ट किए हैं. उसमें उनका यूरिया लेवल हैज कम डाउन टू 90 बट स्टिल हायर देन नॉर्मल. क्रिएटिनिन 12 है. पोटाशियम जो अर्लियर जो बहुत हाई था विद गुड डायलिसिस एंड डाइट कंट्रोल इज कम टू 4.8. फॉस्फोरस अभी थोड़ा ऊपर आया है विच इज 6. एल्ब्यूमिन हैज इम्प्रूव फ्रॉम 2.3 to 4.2. उनका हीमोग्लोबिन एज यू वुड सी हैज पिक्ड अप वेरी वेल एंड आफ्टर जो HCV का ट्रीटमेंट हुआ है उसका HCV RNA का कॉपीज हैव नाउ कम टू बी अनडिटेक्टेबल एंड हाउएवर उसका जो HCV एंटीबॉडी स्टेटस है वो अभी भी पॉजिटिव है. So what are the importance of all these lab parameters in dialysis patients? I'll go through all the important parameters one by one that we see in routine day-to-day practice and how do we manage them. The first thing that we see is जो हम देखते हैं वो serum urea nitrogen और blood urea nitrogen जो burn commonly मिलता है. So a very high burn value जो initially हमारे patients present करते हैं हमारे पास जो जिनका dialysis नहीं होता है उनका burn कभी कभी 150-200 रहता है. These values important to us. That's why हम जो initial dialysis करते हैं वो हमेशा first 2 hours, 3 hours gradually build up करते हैं because we don't want the urea level to come down very rapidly because आपको पता है वो dialysis disequilibrium seizures आ सकता है. जो पेशेंट मेंटेनेंस लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे है उनका जो बर्न हम मेजर करते हैं उससे हमको जो डायलिसिस एडिक्वेसी है वो यूरिया रिडक्शन रेशियो KT/V, हालांकि अभी मशीन से भी KT/V पता चलता है बट जो टू कैलकुलेट दैट इज यूजफुल. सो सीरम यूरिया नाइट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर और उसको मंथली चेक करते हैं जनरली इन मोस्ट सेंटर्स. सीरम क्रिएटिनिन इज ऑल्सो मेजर्ड मंथली. हमारे पेशेंट्स हमेशा अनफॉर्चुनेट कंप्लेन करते हैं कि मेरा इतना डायलिसिस हुआ फिर भी क्रिएटिनिन इंप्रूव नहीं हो रहा है. हाउएवर जो हायर क्रिएटिनिन वैल्यूज है दैट पर अगर डायलिसिस एडिक्वेटली हो रहा है दैट इज एक्चुअली a sign of good muscle mass, good nutrition. So एक पेशेंट जो लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे है पर उसका क्रिएटिनिन अभी भी 10 है 12 है
दैट डजंट मीन डायलिसिस ठीक से नहीं हो रहा. अगर आपका यूरिया प्रॉपर्ली नीचे आ रहा है, आपके बाकी पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, पर क्रिएटिनिन है, इसका मतलब पेशेंट का यूरिया जो टॉक्सिन से बाहर आ रहा है, ही इज ईटिंग वेल, एंड दैट्स व्हाई द मसल मास इज मोर, सो द क्रिएटिनिन इज मोर. सो इनफैक्ट हायर सीरम क्रिएटिनिन वैल्यूज जो लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे है, दैट शोज अ लोअर रिस्क ऑफ मोर्टालिटी. पोटेशियम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट. हम मंथली पोटेशियम चेक करते हैं पेशेंट्स का. बहुत बार आप देखते हैं कि डिस्पाइट ऑल मेजर्स पेशेंट्स का पोटेशियम 6.8, 6.9. सो सच पेशेंट्स, ये जो वैल्यूज है अबव 6.5, इसमें मोर्टालिटी रिस्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है. यू शुड काउंसिल दिस पेशेंट्स टू फॉलो अप विद देयर नेफ्रोलॉजिस्ट, एंड उसके बाद थ्रू डाइट कंट्रोल, sometimes also we see last hour we keep a potassium free dialysate. Through various measures we try to get the potassium level below in the range of 5 to 5.5. A level of 5 to 5.5 is associated with the lowest mortality. Best outcomes level 5 to 5.5 के बीच में रहते हैं. Also bicarbonate level. Bicarbonate level, the values generally जो patients dialysis पे नहीं रहते हैं उनका bicarbonate low रहता है. If a patient is receiving dialysis well, the mortality rate is lowest अगर bicarbonate 20 to 22.5 के बीच में रहे. वेरी इंपॉर्टेंट मेजर एक एल्ब्यूमिन है, जो आपके मंथली और 3 मंथली चेकअप्स में RFT हम करते हैं, उसमें सीरम एल्ब्यूमिन मेजर करते हैं. पेशेंट कितना खा रहा है, न्यूट्रिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. अगर डायलिसिस अच्छे से हो रहा है, उसका डाइट प्रॉपरली लिबरलाइज हो गया है, तो देन वो अच्छे से खाएगा. Consequently, his muscle mass will improve, his albumin will improve. आपने देखा था हमारे पेशेंट का albumin improved from 2.2 to 4.3. So this serum albumin is a very important indicator of nutritional state. अब ये ग्राफ देखेंगे, as the albumin level patient का drop होता है, patient का mortality significantly increase होता है. This is one of the most important parameters. आपने notice किया कि आपके पेशेंट ने ऑलमोस्ट 1 मंथ से फॉलोअप नहीं किया, 3-4 मंथ से फॉलोअप नहीं किया, एल्ब्यूमिन परसिस्टेंटली 2.5 है, मसल मास पुअर है. दे नीड टू फॉलो अप प्रॉपर्ली, ताकि हम उनको प्रोटीन सप्लीमेंट्स दे, जो अपने इंट्राडायलिटिक प्रोटीन न्यूट्रिशन देते, अमीनो एसिड्स देते, वो दे, एंड बिल्ड अप द पेशेंट्स एल्ब्यूमिन. बिकॉज एल्ब्यूमिन ऊपर आएगा, देन द न्यूट्रिशन विल इंप्रूव, दे वोंट बी एट रिस्क फॉर इन्फेक्शंस. जैसे अभी आई वोंट टॉक मच ऑन हीमोग्लोबिन, डॉक्टर केयूर ने ऑलरेडी इतना अच्छा लेक्चर लिया है. वी मंथली मॉनिटर द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का टारगेट लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. हीमोग्लोबिन का टारगेट इफ इट इज वेरी हाई, दैट इज अ रिस्क फॉर द पेशेंट. चांसेस ऑफ क्लॉटिंग, चांसेस ऑफ कैंसर इंक्रीज होता है. अपना टारगेट लेवल शुड बी बिटवीन 10 to 11.5, एंड दैट इज द आजकल नाउ इन एडिशन टू एरिथ्रोपोइटिन, वो ओरल टैबलेट्स जो हम देते हैं, रेसिड्यूस्टैट 3 times a week, दैट इज ऑल्सो एन एक्सीलेंट मेजर थ्रू विच वी कैन इंक्रीज द हीमोग्लोबिन. इंपॉर्टेंट, हम मॉनिटर करते रहे इसको, एंड वी डोंट इग्नोर दिस. 13-14 पे गया, वी हैव टू स्टॉप एरिथ्रोपोइटिन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो हीमोग्लोबिन लेवल परसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, दैट कुड बी अ साइन ऑफ अंडरलाइंग रीनल कैंसर. सो एक परसिस्टेंटली ऊपर जा रहे हैं तो एक सोनोग्राफी करके देखना इंपॉर्टेंट रहता है. सो दीज आर इंपॉर्टेंट अलार्म साइंस जो आपको डायलिसिस सेंटर में मिलते रहे, एंड दैट यू शुड कॉन्सिक्वेंटली डायरेक्ट द पेशेंट टू कम एंड कॉन्सिक्वेंटली मीट हिज डॉक्टर. दूसरा, विदाउट आयरन हीमोग्लोबिन मैनेजमेंट डज नॉट वर्क. सो हीमोग्लोबिन शुड बी चेक मंथली. आई डोंट थिंक इट इज फीजिबल कि आयरन लेवल्स भी हम मंथली देखें. सो एवरी 3 months वी शुड चेक, एंड कॉन्सिक्वेंटली अगर लेवल्स लेस देन 20% है, सो दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. जो ट्रांसफरेंस सैचुरेशन है, जो आयरन लेवल से कैलकुलेट होता है, so if that is less than 20%, that is a problem. So we need to get it up to 20 to 50%. So it should be checked every 3 monthly. The most common cause of low hemoglobin is iron deficiency. So we need to assess this and correct this. दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखते हैं कि हमारे डायलिसिस पेशेंट्स, दे ऑलवेज सफर फ्रॉम मिनरल बोन डिजीज, बोन प्रॉब्लम्स, लिटर मेनी फ्रैक्चर्स, एंड सो दैट इज इन रिलेशन जो PTH लेवल है और कैल्शियम एंड फॉस्फेट है. एज अपना किडनी फेल होता है, अपना कैल्शियम ड्रॉप होता है, फॉस्फोरस इंक्रीज होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस द PTH लेवल बहुत सारा बढ़ता है. So that is why it is very important in our dialysis patients to monitor the PTH and monitor the calcium and phosphorus. अगर कैल्शियम लो है, फॉस्फोरस बहुत हाई है, तो वो फॉस्फेट बाइंडर रहता है, जो लैनम, जो कैल्शियम एसिटेट फॉस्फेट बाइंडर्स है, दैट हेल्प्स अस टू गेट द कैल्शियम अप एंड रिड्यूस द फॉस्फोरस. अगर पेशेंट का कैल्शियम बहुत हाई है, अगर फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो नॉन कैल्शियम बाइंडर्स जो सेवकार, जो सेवलामर जो कॉमनली यूज़ करते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं. Secondly, PTH is a very important thing. PTH is, it should not be that
we check it once every 2 years. अगर PTH डायलिसिस स्टार्ट होने से पहले वेरी हाई है, 500 600 है, अगर हम बहुत सारा कैल्शियम दे पेशेंट को ड्यूरिंग दिस डायलिसिस प्रोसेस, इट कैन ड्रॉप वेरी लो. अगर PTH बहुत लो जा रहा है तो वो रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बहुत बढ़ जाता है, उसको अडायनामिक बोन डिजीज बोलते हैं. सो वी नीड टू मॉड्यूलेट द PTH लेवल and see the trend of PTH. इसके लिए every 6 months PTH करना is very important. We need to check and then consequently adjust. अगर PTH बहुत low हो रहा है तो सब कैल्शियम प्रोडक्ट्स जो सेवलाम जो कैल्शियम एसिटेट है, जो अपना रोकैल्ट्रॉल एक्टिवेटेड कैल्शियम, विटामिन डी, वो सब बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बहुत बढ़ जाता है. अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी एक कॉमन टेस्ट है जो अपने कॉमन रीनल प्रोफाइल्स में होते हैं, वो ऑल्सो एक PTH के साथ ही, जैसे PTH बढ़ता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी बढ़ेगा. सो दैट इज अ चीपर ऑल्टरनेटिव टू PTH टू असेस द बोन स्टेटस. Now markers of infection. So the 3 markers of infection are hepatitis C, HBS, AG and HCV. So most important, hepatitis C, just all patients who come to your dialysis center for the first time have to be screened for hepatitis C. अगर वो ट्रांसफर ले रहे कोई दूसरे सेंटर से, so it is a common practice, we all screen these patients. Patients जो HCV पॉजिटिव है उसका HCV RNA करना वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर HCV RNA पेशेंट का अनडिटेक्टेबल है, दैट मीन्स उसको HCV पास्ट में हुआ है एंड ही हैज नाउ क्लियर्ड ऑफ द वायरस. यू कुड ट्रीट दिस पेशेंट एज HCV नेगेटिव क्योंकि उसके बॉडी में कोई RNA घूम नहीं रहा है. अदरवाइज HCV पॉजिटिव है, HCV RNA पॉजिटिव, RNA में एंटीबॉडी RNA कॉपीज बहुत सारे घूम रहे हैं, सो देन वी टेक देम ऑन द HCV मशीन. आइसोलेशन वगैरह रिकमेंडेड नहीं है बट वी स्टिल डू. एंड देन एक बार अनडिटेक्टेबल हुआ RNA, so then we can take these patients onto our other machines. So HCV RNA monitoring is also a very important. 3 to 6 monthly उसका response क्या है ट्रीटमेंट का वो पता होना चाहिए. Also second is hepatitis B. Hepatitis B, it is very important. You all have to be vaccinated against hepatitis B. You are working on the front line. That is very important. जो हमारे dialysis patients है, on arrival, upon transfer हम always screen करते हैं. अगर आपने देखा कि उसका टाइटर बहुत कम है, तो सबसे पहले आपको उसको डायरेक्ट करना चाहिए कि आपको आपका वैक्सीनेशन करा लो. तो anti-HBs टाइटर पेशेंट का कम आया, you have to make sure he is vaccinated. और ये पेशेंट जिनका टाइटर कम है, they are at very high risk to develop hepatitis B infection. सो उनका स्क्रीनिंग थोड़ा सा ज़्यादा, दैट्स दोज पेशेंट्स का स्क्रीनिंग अपने को थोड़ा सा इंक्रीज करके 3 मंथली करना चाहिए. सो पेशेंट्स हु आर नॉट इम्यून टू HBV इन्फेक्शन, every 3 months perhaps we have to screen for hepatitis B. बट पेशेंट्स जो रेगुलर डायलिसिस पे है, उनका वैक्सीनेशन कोर्स हो गया है, उनका टाइटर मोर देन 100 है, ये ग्रुप को अपन 6 मंथली भी स्क्रीन कर सकते हैं. As I mentioned before, वो anti-HBs titer देखना very important है. We need to test it for our patients when they come and once a year. अगर टाइटर लेस देन 10 है तो पूरा उनको हेपेटाइटिस बी का कोर्स 0, 1, 2, 6 वापस देना है एंड बूस्टर डोज एज अप्रोप्रिएट. So I come to my last slide. Screening for HIV similar. All patients starting HD and transferring from one unit. बहुत सारे गाइडलाइंस बोलते हैं कि रिपीटेड स्क्रीनिंग में नॉट बी नेसेसरी, बट आई डोंट थिंक इट इज़ प्रैक्टिकल. अपने सेंटर्स में आई थिंक every 6 monthly we should screen for this HHH and including HIV and then consequently manage. So I come to my conclusion कि routine lab testing अगर हम करें, it is associated with a lower mortality risk because we can, these are important checks and balances. If there is something that is abnormal, we can treat our patients ताकि it doesn't lead to a bad complication. So this leads to better survival. अभी क्या frequency? Normally we do everything monthly. कोई studies बोल रहे हैं कि 6 weeks और 8 weeks, 2 monthly करेंगे तो भी ज़्यादा difference नहीं है. So further studies are needed to define the exact frequency of lab tests. And important is a balance between the tests and also we can't repeatedly order these tests. Like PTH and all these tests वो थोड़े expensive है. So every monthly, every 15 days पे order करना सही नहीं है. So it is important that we maintain a balance between benefit to the health of patients and the impact on the use of resources must be kept in mind. Thank you.